रहीम सचान। कोविड-19 के दौर से गुजरती भारत की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां हैं तो अवसरों की कमी भी नहीं। भारत के पास प्रतिभा का भंडार है, एक बड़ी युवा शक्ति है जो बड़ी कामयाबी के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने की ताकत या क्षमता रखती है। इस वर्ग को सरकार की ओर से लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है और इस प्रोत्साहन के बल पर स्टार्टअप्स की नई खेप उभर कर सामने आ रही है, जिसने देश को आर्थिक रूप से मजबूत तो किया ही है, साथ ही रोजगार सृजन के जरिए एक बड़े क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के मौके दिए हैं। और इसीलिए इस बार के बजट में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने स्टार्टअप्स को दिए जा रहे टैक्स हॉलिडे को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है, यानी अब स्टार्टअप टैक्स में छूट का लाभ 31 मार्च 2022 तक उठा पाएंगे। स्टार्टअप्स में फंडिंग को प्रोत्साहन देने के लिए कैपिटल गेन में भी 1 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% किए जाने का लाभ स्टार्टअप्स को होगा। सरकार ने एक ही व्यक्ति द्वारा संचालित कंपनी यानी 1 पर्सन कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन पर लगी पेड अप कैपिटल और टर्नओवर जैसी शर्तों को भी हटा लिया गया है। साथ ही उन्हें छूट होगी कि वो जब भी चाहें किसी भी प्रकार की कंपनी यानी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में उसे तब्दील कर सकते हैं। साथ ही किसी भारतीय नागरिक के लिए ओपीसी स्थापित करने के लिए निवास की अवधि सीमा को 182 दिन से अब घटाकर 120 दिन करने का भी प्रस्ताव है। सरकार ने गैर प्रवासी भारतीयों को भी ओपीसी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही सरकार 2000 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड की भी स्थापना पर विचार कर रही है और इसका लाभ डीआईपीपी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ले पाएंगे। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मंजूरी दी है और इसके तहत प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के प्रमाण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसके लिए 945 करोड़ की पूंजी सहायता स्टार्टअप को मिलेगी, जो वित्त वर्ष 2021-22 से 4 वर्षों के लिए लागू होगी। तो ये प्रस्ताव भारत में स्टार्टअप को कितनी सुविधा दे पाएंगे और जिस तरीके के वातावरण की जरूरत स्टार्टअप चाहते हैं, क्या ये कदम उसी दिशा में हैं? और इसके साथ ही इन कदमों से किस तरीके से माहौल बनेगा और बदलेगा और स्टार्टअप्स स्थापित करने वाले युवाओं को और किन कदमों की सरकार से उम्मीद है, इस सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे आज की अपनी अर्थनीति में। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज की इस चर्चा में। हमारे साथ महेंद्र स्वरूप जी हैं, चेयरमैन हैं जो स्टार्टअप्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, आपका स्वागत है। हमारे साथ दूसरे खास पंखुरी दत्त हैं, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं नीति आयोग से, आपका भी स्वागत है पंखुरी। शुरुआत में करना चाहूँगा महेंद्र जी आपसे, जिस तरीके के अनाउंसमेंट किए गए हैं स्टार्टअप के एनवायरनमेंट को बेटर करने के लिए और साथ ही एक सहूलियत के नज़रिए से, उसे आप कैसे देखते हैं और जो पिछली ग्रोथ रही है अब तक के स्टार्टअप्स की, उसको ये किस तरीके से बूस्ट अप करेगी? जब से नई सरकार ने कदम उठाना शुरू करे और मोदी जी ने खुद स्टार्टअप्स पे फोकस करना शुरू किया, जब से युवाओं में बहुत उत्साह है कि हम नौकरी के बजाय अपना कुछ करें, नौकरी करने से अच्छा ये है कि नौकरी दें, तो उसकी वजह इस प्रोत्साहन जो सरकार दे रही है 3-4 साल से और हर बजट में कुछ ना कुछ स्टार्टअप्स के लिए प्रोविजन करती है, उससे स्टार्टअप्स का एनवायरनमेंट और जो इकोसिस्टम हम जिसको कहते हैं बहुत बढ़ता जा रहा है। और जैसे आज की तारीख में आप देखें तो हर महीने एक यूनिकॉर्न बनता है जो $1 बिलियन का वैल्यूएशन बन जाता है। इससे क्या हुआ है कि बहुत सा एफडीआई हिंदुस्तान की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है स्टार्टअप्स में। तो सीड फंडिंग बाहर की एफडीआई कर रही है, बहुत से बाहर के वेंचर कैपिटल फंड्स और प्राइवेट इक्विटी फंड्स अब 3-4 साल से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्टार्टअप्स में आ रहे हैं। और इस बजट में भी जो बजट में प्रोविजंस हैं, जैसे आपने 4-5 प्रोविजंस बताए, उनसे बहुत प्रोत्साहन बनेगा। एक तो जैसे टैक्स हॉलिडे 1 साल के लिए और बढ़ गई, कैपिटल गेन्स भी 1 साल के लिए और बढ़ गया, और सबसे स्पेशली एक जो 1500 करोड़ का फंड डिक्लेयर किया है डिजिटल एडॉप्शन के लिए टियर 2, टियर 3 सिटीज और बियॉन्ड में, उससे जो डिजिटल एडॉप्शन होगा उससे भी स्टार्टअप्स को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि बहुत से स्टार्टअप्स डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक जिसको कहते हैं उसमें हैं, तो इनसे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और
कैपिटल गेन्स और का जो है हमारी समझ में कि इनको तो परमानेंटली कर देना चाहिए, एक साल के बढ़ाना नहीं चाहिए। जैसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो स्टार्टअप्स पहले पहले फंड रेज करते हैं वो अपने फैमिली और फ्रेंड से रेज करते हैं। अगर फैमिली फ्रेंड्स को कुछ भी टैक्स बेनिफिट मिले कैपिटल गेन्स में, तो जो जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज में पैसा, वो सीधे अगर स्टार्टअप्स में आए तो उससे बहुत एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, उत्साह भी बढ़ेगा युवाओं का कि और भी वो कुछ स्टार्टअप्स में काम करें। और जैसे आपने बोला वन कंपनी का जो प्रोविजन है और जो फंड ईजिंग है, अगर आप गिफ्ट सिटी में फिनटेक सेंटर इन्होंने बनाने की करी है गांधीनगर में, जो बहुत से ऐसे प्रोविजंस इस बजट में हैं जिनसे स्टार्टअप्स को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और हमारी समझ में और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा, और भी अच्छे लोग स्टार्टअप्स में आएंगे। और ये नहीं कि खाली बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली के लोग आ रहे हैं, अब टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से भी बहुत उत्साह है। और आपके जैसे माध्यम से लोगों को ये खबर पहुंचती है कि क्या प्रोविजंस हो रहे हैं बजट में और कितना सरकार का जोर है स्टार्टअप्स की तरफ, उससे बहुत फायदा हो रहा है। मैं जी, दो चीज़ें, एक तो आपने कहा कि फंड रेज करना, क्या अभी भी इतनी मैं कहूँ कि अब जब इन्वायरमेंट फ्रेंडली माहौल की बात कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट है मतलब स्टार्टअप फ्रेंडली माहौल की बात कर रहे हैं, उसके बाद ही इनिशियली अभी भी फंड रेज करना एक बड़ी चुनौती है क्या? तमाम स्कीम्स या बैंकों के साथ जो टाई अप्स की बात सरकार ने घोषणा की है, यानी कि ज़मीन पर कहीं कुछ चुनौती इसे लेकर, और दूसरा ये कि अभी भी क्या स्टार्टअप्स का जो एक तरीके से मैं कहूँ कि दायरा या आकार है शुरू होने का, वो अभी भी जो आंकड़े बताते हैं कि वो बैंगलोर या इस तरह के जो सिटीज़ हैं वहाँ पर परसेंटेज बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू छोटे शहर या फिर उस तरीके के राज्य जो कि पिछड़े माने जाते हैं। देखिए, एक ये जो बड़ी सिटीज का फेनोमेना कहते हैं स्टार्टअप्स, ये थोड़ा गलत फहमी है, क्योंकि उनको फंडिंग जरा आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वो लोग वीसी फंड्स और जो लोग फंड में पैसा डालते हैं वहीं रहते हैं। पर आप छोटे शहरों से भी काफी लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। जैसे अगर आप देखें जयपुर, रायपुर और लखनऊ जैसे शहरों में, और चंडीगढ़, अमृतसर, ऐसी जगह भी बहुत से स्टार्टअप्स हैं। और अब जो फायदा होगा, जैसे एक निर्मला जी ने इस बजट में बोला कि एक सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क गिग वर्कर्स के लिए बनाएंगे। तो जो एम्प्लॉइज हैं स्टार्टअप्स में, वो सब बैंगलोर इन सब जगह जाते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी बड़ी कंपनीज में मिल जाता है। अगर यही सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क जैसा फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि गिग वर्कर्स को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मिलेगा, तो ये छोटे शहरों में रह जाएंगे। उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस, हेल्थ केयर, ये सब, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब अगर अपने शहर में ही बैठ के मिल जाए तो वो लोग जो स्टार्टअप्स में काम करना चाहते हैं छोटे शहरों में, उनके लिए बहुत सहूलत हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं इसमें कि जो टीयर 3 एंड बियॉन्ड या टीयर 2 सिटीज के स्टार्टअप्स के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। और स्पेशली जैसे इंसेंटिव्स है बैंक्स को क्रेडिट देने के लिए, और नेशनलाइज बैंक्स की ब्रांचेस हर ही जगह है, ये नहीं कि खाली बड़े शहरों में है। तो इन सब से बहुत फायदा होगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार ने फंड्स अनाउंस करे हैं, सीड फंड और जो सिडबी फंड चलाता है, तो उनको जोर थोड़ा और देना चाहिए कि स्टार्टअप्स जो टीयर 2-3 सिटी से आते हैं उनको जरा प्रायोरिटी दें, तो स्टार्टअप्स इन शहरों में ज्यादा बढ़ सकते हैं। पंखुड़ी, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं कि चाहे दिल्ली की बात करें, कर्नाटक जैसे राज्य जहां पर सबसे ज़्यादा संख्या नज़र आ रही है, और क्या इसके पीछे वजह यही है कि जो कि महन जी कह रहे हैं कि इनिशियल जो फंडिंग है वो छोटे शहरों में, यानी कि टीयर 3, टीयर 4 की जब हम बात करते हैं, टीयर 2 की बात करते हैं, वहाँ पर उतनी सहूलियत नज़र नहीं आ रही है, या फिर अवेयरनेस जो फाइनेंस सिस्टम उस पर नहीं है, उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में कहीं कोई अड़चन आ रही है, जिसके चलते ये आंकड़े उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे हैं टीयर 2, टीयर 3 में। टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में मेरा मानना ये है कि बैंकिंग सिस्टम ऐसे फेल नहीं कर रहा है कि वो टीयर 2 सिटीज या टीयर 3 सिटीज में ऐसी प्रोविजंस नहीं दे रहा है जो कि टीयर 1 सिटीज में मिलती हैं। एक मार्केट का फिनोमेना होता है, जब कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा होता है और उसको दिखता है कि मेरा सबसे बड़ा मार्केट अर्बन सिटीज में ही है, तो वो प्रेफर करता है, या मुझे मेरे साथ काम करने वाले लोग या मेरे माइंडसेट वाले लोग या मैं किसी के एक्सपीरियंस से सीख सकता हूँ, इस टाइप के लोग किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे, तो वो यूजुअली उधर जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है।
ये कॉमन है, अगर आप अमेरिका में देख लें तो जो बे एरिया है वो फिनटेक्स के लिए जाना जाता है, बॉस्टन एरिया हेल्थ स्टार्टअप्स के लिए जाना जाता है। तो उसी प्रकार से इंडिया में बैंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे, ये सारे एरियाज हैं आपका जहाँ पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है कि अगर आप आके अपना स्टार्टअप्स इनिशिएट करते हैं तो आपको काफ़ी सहायता मिलती है। अब जबकि गवर्नमेंट अपनी बजट में अनाउंस कर रहा है कि हेल्थ डिजिटाइज होने जा रहा है, एग्री डिजिटाइज होने जा रहा है, तो ये एक मैक्रो लेवल से एक मैसेज जा रहा है बैंकिंग सिस्टम को भी कि टियर 2-3 सिटीज में भी अब ये फिनोमेना स्टार्ट होगा। एंड जैसे जैसे वो टियर 2-3 सिटी में लोग अपने स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे वैसे बैंकिंग सिस्टम भी कंप्लाई करेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई रीजनल बैंक का ब्रांच अलग से ऑपरेट करता है। थोड़ी अमाउंट कम होती है उनकी सैंक्शनिंग की, बट जैसे ही डिमांड आएगा स्टार्टअप्स का कैपिटल के लिए, वैसे ही हमारे बैंकिंग सिस्टम शुड बी एबल टू कोप अप एज वेल। एफडीआई जैसे सर ने बताया कि अभी भी बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं वीसी फंड्स के लिए, तो दैट इज समथिंग जहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर्स को थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा जो स्टार्टअप एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है और जो गवर्नमेंट भी सिग्नल दे रही है कि टियर 2-3 सिटी से जो आएंगे वेंचर्स उनको सपोर्ट किया जा रहा है, तो अब इंडियन इन्वेस्टमेंट्स भी मेरे हिसाब से अब 2-3 सिटीज में जाएंगे। ओके, लेकिन जिस तरीके से ये इनिशिएटिव हैं, चाहे वो टैक्स हॉलीडे की बात करें या फिर हम इनिशियल फंडिंग को लेकर जो 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है, और इसके अलावा सरकार की जो एक कहूँ की कार्पस की बात की गई जिसमें स्टेट भी कुछ स्टेट आगे आते हुए नज़र आ रहे हैं, ये किस तरीके से प्रमोट करेगा स्टार्टअप के एनवायरनमेंट को और उन्हें इनकरेज करेगा? क्योंकि बहुत ज़रूरी है पंखुड़ी कि जब स्टार्टिंग में हमने इस मिशन की शुरुआत के तौर पर देखा था, जो लक्ष्य नज़र आ रहा था सरकार की, उस जो मोटिव था उसमें साफ किया गया था कि उद्योग जगत जिस तरीके से कुछ राज्य या कुछ बड़े इलाकों तक सिमटते हैं, उससे अलग स्टार्टअप्स के ज़रिए छोटे और दूरदराज के इलाकों को जोड़ा जाए, ताकि जो न सिर्फ जो टेक्नोलॉजी है उसका फ़ायदा उस इलाके को मिले, बल्कि रोज़गार लोकल लेवल या उस स्टेट लेवल पर भी हम जनरेट कर पाएँ। जी, तो टैक्स हॉलीडेज और टैक्स ब्रेक्स तो दिए ही जा रहे हैं स्टार्टअप्स को, बट अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पैंडेमिक के दौरान ये भी अनाउंस किया गया था कि जितने स्टेट्स जो हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कुछ क्राइटेरियाज को मीट करेंगे तो उनकी जो ग्रांट्स की जो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगा दैट वाज लिंक्ड टू स्टेट का कंप्लायंस। तो उस तरह से भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को एनकरेज कर रही है कि वो आपस खुद अपने स्टेट के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए ताकि वहाँ पे बिजनेस करना आसान हो जाए। अभी ये बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, वो उसके कई कारण होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एंसिलरी यूनिट्स का बहुत छोटे छोटे एंसिलरी यूनिट्स हैं, तो वहाँ आसान होता है। किसी स्टेट में टेक्सटाइल यूनिट्स को एस्टैब्लिश करना आसान होता है, कहीं पे बड़े इंडस्ट्रीज लगाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। बट अगेन अगर स्टेट खुद ही अपना एनवायरनमेंट ऐसा करे कि वहाँ पे स्टार्टअप्स भी आए, तो उससे भी बिजनेसमैन को और बिजनेस इन जनरल को, इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा होता है। तो आप सही बात बोल रहे हैं महन जी, क्योंकि जो सीड फंड की बात हुई है सरकार की ओर से, और इनिशियल जैसे कि आपने कहा भी कि जो शुरुआत है वहीं पर थोड़ी चुनौती होती है कि किस तरीके से फंड रेज किया जाए, और आपने इसका सुझाव दिया कि जो भी स्टार्टअप शुरू कर रहा है उसको वो अपने रिलेटिव दोस्तों से इन सबसे फंड कहीं ना कहीं जुटाता है, उनको कुछ बेनिफिट्स की ज़रूरत है। क्या इनिशियल लेवल पर सीड फंड उतना कारगर नहीं हो रहा, या फिर इसके दायरे को, इसके अमाउंट को और ज़्यादा इस कॉर्पस को बढ़ाने की ज़रूरत है? कॉर्पस तो बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्टअप्स आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, ये कैपिटल रिक्वायरमेंट उनका काफ़ी बढ़ता जाएगा, और जैसे बढ़ता रहेगा तो ये कम से कम ये 1500 और 1000 करोड़ के उससे पूरा नहीं पड़ता है। ये कम से कम 30, 40, 50 हज़ार करोड़ के फंड्स बनाने पड़ेंगे। जैसे बड़े विदेशी देशों में सीड फंड जो होते हैं वो बड़े बड़े बहुत सरकारी फंड्स होते हैं, बहुत बड़े फंड होते हैं। एक तरीका और जो मेरे समझ में आता है, जैसे कि CSR बजट होता है बड़े बड़े उद्योगों का, उनको अलाउ करना चाहिए स्टार्टअप में डायरेक्टली फंड करने के लिए। मैं नहीं कहता हूं, पर उनको CSR फंड से इंक्यूबेटर्स टियर 3 और टियर 2 सिटीज में एस्टेब्लिश करने के लिए कि उनको CSR के प्रोविजन से ये करें। और जो भी स्टार्टअप जाता है इस ऐसे इंक्यूबेटर्स में जो CSR से बने हैं, उनको टैक्स रिबेट्स और टैक्स कंसेशंस और कैपिटल इन सीड फंड से मिलना चाहिए। तो इस तरीके से इंक्यूबेटर अगर बनाए जाएं टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, और बड़े उद्योगपतियों से और बड़े उद्योग वालों से बनवाएं, जैसे उनका सपोर्ट भी रहे
उनका रेडी मार्केट भी रहे और उनको वहां से नॉलेज और ज्ञान भी प्राप्त हो। ऐसे तो ये ऐसे जो स्टेप्स उठाएगी सरकार तो इन्वॉल्वमेंट बड़े उद्योगपतियों का भी होगा और बड़े उद्योगों का भी होगा, जिससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और विदेश में ऐसे ही होता है कि बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं वो लोग इंक्यूबेटर चलाते हैं, उससे उनको नई टेक्नोलॉजी मिलती है, उनको इनोवेशन करने का मौका मिलता है, क्योंकि जो इनोवेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टार्टअप में। अगर इस देश में इनोवेशन होना है तो स्टार्टअप ही लाएंगे इनोवेशन, और आजकल की उसमें पैसा है बड़े बड़े उद्योगों के पास, तो जी, वो उद्योग आप सर ने तरीका आपने सर निकालना जो कि सुझाव वो दिया, इन्वेस्ट करें। लेकिन इसमें दो अलग